नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी क्लासेस प्रयागराज में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को भली भांति आप हमसे कई दिन से जुड़ गए हैं और बहुत से लोग होंगे जो कल या आज जुड़े हुए होंगे। तो सभी लोगों का मैं आपके इस चैनल पर इस्तकबाल एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम हो गया होगा कि मेरा नाम है साहिल शेख और मैं आपके कंप्लीट जीएस की तैयारी करवाने के लिए इस चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। ठीक है। और जो आज का कोर्स है ये फाउंडेशन कोर्स है। ये आप सभी लोगों का आज का जो कोर्स होगा फाउंडेशन कोर्स होगा रीजनिंग का। ठीक है। रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स होगा आज और ये क्लास नंबर आज 1 है। ठीक है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअली में ये रीजनिंग को हम कितने पार्ट में कवर करने वाले हैं और कितने दिन में हम रीजनिंग के पार्ट को कवर कर लेंगे। यकीन मानिए मैं पहले कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं कराऊंगा। पहले मैं आपको किसी चीज उस फाउंडेशन कोर्स का मतलब ये है मैं आपके थ्योरी को मजबूत करूंगा, आपको थ्योरी कराऊंगा। थ्योरी कराने के बाद मैं आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं आपके पास लाऊंगा। ठीक है। तो आप सभी लोगों को सभी लोग फटाफट से ज्यादा लोग जुड़िए अपने चैनल के माध्यम से। अगर जो भी जुड़े हुए हों तो उनसे मैं विनम्र विनती करूंगा कि आप अपने चैनल का पूर्ण सहयोग करें। ठीक है। तो फाउंडेशन कोर्स आपका स्टार्ट होगा यहीं से। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को पता हो गया होगा। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को सिलेबस से पहले रूबरू कराता हूं कि मैं सिलेबस में पढ़ने क्या वाला हूं। भाई, आज के समय में आप देख रहे होंगे, आप कोचिंग वगैरह जा रहे हैं, मालूम ही नहीं हमको हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है। तो मैं सिलेबस क्या डिस्कस करूंगा आपके सामने, वो सबसे पहले आपको देखना होगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है कि हम पढ़ने बैठते तो हैं, हमको मालूम ही नहीं हमको पढ़ना क्या है। सिलेबस को मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं कि सिलेबस क्या होगा। ठीक है। यहीं पर नोट कर दे कहिए तो। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं हम। तो ये फाउंडेशन कोर्स आप सभी लोगों का है। देखिए यहाँ पे आप सभी लोग हमारे साथ ही साथ आप सभी लोग नोट्स बनाइएगा। यकीन मानिए अगर हमारे साथ आप लगे रहे, रीजनिंग आप इतने बेहतरीन अंदाज में पढ़ लेंगे। आज की क्लास की पहली बात तो आप टेस्टिंग कीजिए कि रीजनिंग में किस अंदाज में पढ़ाने वाला हूं। खास ही आपको कहीं ऑफलाइन में इस प्रकार की क्लासें नजर आएंगी, कभी मैं मान ही नहीं सकता। तो आज आप सभी लोग देखिए किस प्रकार से मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ाने वाला हूं। हेडिंग बनाइए, सिलेबस ऑफ रीजनिंग पार्ट 1। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं 3 पार्ट में रीजनिंग को कवर करूंगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया सिलेबस ऑफ रीजनिंग पार्ट 1। अब सिलेबस ऑफ रीजनिंग यानी रीजनिंग का जो पार्ट 1 का जो हमारा सिलेबस रहेगा उसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे आप सभी लोगों को मैं बता दे रहा हूं। पहला पहला चैप्टर जो मैं डिस्कस करूंगा, और वो मैं चैप्टर आज डिस्कस करूंगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आज बेसिक क्लास है और समझाना इंपॉर्टेंट है कि हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं और आएगा क्या एग्जाम में। एग्जाम का 2019 से 2020 और 2021 का मैं 3 साल का अनुभव एक्सपीरियंस करके यहाँ पे बैठा हूँ, और तीनों सालों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा किस प्रकार से कौन से पार्ट में क्या पूछा जा रहा है आज के समय में, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न जो है बिल्कुल बदल चुका है। पुराने लेवल पर भले ही हम लोग रट लेते हैं कि ऐसा ऐसा, लेकिन एग्जाम का ट्रेंड बदल चुका है, इतना आप मान के चलिएगा। ठीक है। तो चलिए पहला हम बताएंगे, इसमें हम सिलेबस ऑफ रीजनिंग के पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम सभी लोग कैलेंडर। ठीक है। पहला चैप्टर हमारा होगा कैलेंडर का। दूसरा चैप्टर हम आपके सामने डिस्कस करेंगे क्लॉक। घड़ी। तीसरा चैप्टर जो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे
उसको हम नाम देंगे क्यूब। ठीक है, घन को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे और बिल्कुल बेसिक में डिस्कस करेंगे, फाउंडेशन कोर्स है ये आपका। चौथा जो होगा उसको हम कहेंगे डाइस। आप सभी लोग एक प्रकार से एक सिंपल नोट्स लाइए, सादे प्लेन की कॉपी लाइए और इस प्रकार से हमारे साथ रीजनिंग में आप मात्र 3 से 4 महीने दीजिए बस। देखिए आपके अंदर डेवलपमेंट किस प्रकार से मैं करता हूं। ठीक है, डाइस की मैं बात करूं, इसको हम बोलते हैं पासा। पांचवा जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। जो छठा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं दिशा और दूरी। उसके बाद जो सातवां चैप्टर हमारा होगा, प्रत्येक चैप्टर में 3 से 4 दिन लगेंगे। ठीक है, सातवां जो चैप्टर होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके सामने रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, अर्थात क्रम परीक्षण। ये आपका सिलेबस ऑफ रीजनिंग, जो रीजनिंग का हमारा सिलेबस होगा पार्ट 1 में इन सारे चीजों को हम यहां पर पढ़ेंगे। जिसमें हमने आपको पहले चैप्टर में ये बताया कैलेंडर डिस्कस करेंगे, दूसरे चैप्टर में हमारा डिस्कस होगा क्लॉक, तीसरे चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूब, चौथे जो हमारा क्लास होगा, जो चौथा हमारा लेसन होगा उसको हम बोलते हैं क्यूब सॉरी डाइस, और पांचवा ब्लड रिलेशन, छठा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सातवां रैंकिंग टेस्ट। अब बात मैं करता हूं कि मैंने अनुभव किया, मैं 3 सालों के अगर एग्जाम के वेटेज की बात करूं, 2019 को उठाइए, 2020 को उठाइए और 2021 और 2022 चल रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर एग्जाम की मैं वेटेड करूं तो पार्ट 1 से आपके एग्जाम में कुछ ही लेसन है जहां से प्रश्न ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, जहां पे प्रश्न ज्यादा बन रहे हैं। तो मैं बताऊंगा लगभग मुझे 2019 से और 2020 के मध्य कैलेंडर के क्वेश्चन हमको लगभग और लगभग 11 से 12 क्वेश्चन मिले हैं हमको। लगभग 11 और 11 से लेकर 12 क्वेश्चन हमको लगभग 2019 से 21 के मध्य हमने जब देखा, प्रश्नों को उठाया एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, स्टेनो वगैरह में, तो कैलेंडर के जो वेटेज है वो कम कर दिया गया एग्जाम में। लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे, हो सकता है किसी ना किसी सेट में हमारा कोई एक प्रश्न टकरा ही जाए। ठीक है, अगर मैं घड़ी की वेटेज यानी एग्जाम में अगर मैं वेटेज की बात करूं तो इसमें हमने लगभग 7 से 8 प्रश्नों को देखा है। ठीक है, और क्यूब की बात करूं तो लगभग मैं कह सकता हूं 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये देख, ये एग्जाम की वेटेज हैं सन 2019 और 21 के मध्य। और अगर मैं डाइस की बात करूं, डाइस की, तो इसके क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को अधिक मिले हैं, लगभग 150 से लेकर 160 क्वेश्चन। ठीक है, लगभग और लगभग 150 से लेकर 160, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए सारे सब्जेक्ट हैं, बट एग्जाम की मैं अगर बात करूं, वेटेज की बात करूं क्वेश्चन के, तो इतने इतने क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं। रक्त संबंध की अगर मैं बात करूं तो हमें लगभग और लगभग 180 प्रश्नों को देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं दिशा और दूरी की बात करूं तो मैं कह सकता हूं लगभग 135 प्रश्न हमको देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। ये 2019 और 21 के मध्य की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्रम परीक्षण की, रैंकिंग टेस्ट की बात करूं तो लगभग मैं कह सकता हूं 35 से 40 क्वेश्चन ही हमको देखने को
ठीक है, तो यहां तक तो हमने आपको आज सिलेबस का हुबरू करवाया कि कौन से टॉपिक क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, राइट। तो चलिए फिर हम अपने आज के जो हमारा क्लास है उस ओर हम प्रस्थान करते हैं। जैसा कि ये देखिए समझना इंपॉर्टेंट है भाई कि हम किस क्रम से पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये होता है, हम बैठे एग्जाम के लिए, हम तैयारी करने के लिए बैठे हैं, अगर हमको मालूम होना चाहिए हमारा सिलेबस क्या है। सबसे पहला चीज तो यही इंपॉर्टेंट होता है। और हुबरू कई व्यक्ति, कई इंसान, कई छात्र ऐसी गलतियां करते हैं कि उनको सिलेबस का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो आपका छोटा भाई या आप मुझे बड़ा भाई मानिए, कुछ भी मानिए, एक शिक्षक के रूप में मानिए, तो मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से उस प्रकार की, उस लेवल की आपको मैं रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। चाहे आप एसएससी सीएचएसएल में बैठिए, सीपीयू में बैठिए, एस्टेनो में बैठिए, रेलवे में बैठिए, अदर स्टेट एग्जाम में भी आप बैठ सकते हैं हमारे, अगर आप कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो। आप बने रहिए आज की क्लास में और देखिए कंटेंट मैं किस प्रकार से प्रोवाइड करूंगा आपको। नोट्स आपको बनाने हैं, नोट्स आपको बनाने हैं, नोट्स आपको बनाने हैं, मैं कई बार बोलूंगा। इस प्रकार से आप सिलेबस को उतारिए और चलते हैं हम अपने आज के क्लास की ओर, जिसमें हम प्रस्थान करेंगे कैलेंडर की ओर। हेडिंग बनाइए यहां पर आप सभी लोग, कैलेंडर। हमारे साथ ही साथ आप सभी लोग नोट्स बनाइएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है हम कोई पीडीएफ वगैरह अवेलेबल नहीं करवाते, जो भी करते हैं हम आपके सामने स्पष्ट रूप से करते हैं। ठीक है, कैलेंडर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कैलेंडर एक्चुअली इसका बेस क्या है। सुनना मेरी बात को, बिल्कुल बेसिक से मैं चलूंगा। अगर यही सब पकड़ गए आप तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है सूर्य। अब सूर्य का यहां पे चक्कर क्या है, ये सूर्य है और ये है हमारी पृथ्वी। और जो पृथ्वी है इस सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से रिवॉल्यूशन कर रही है, अर्थात चारों ओर परिक्रमण कर रही है सूर्य का। बल्कि हमारी ये पृथ्वी ही नहीं, बल्कि इसी प्रकार के 7 अन्य ग्रह भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे भाई यहाँ पे सूर्य और अर्थ का क्या संबंध है। संबंध भी देखना आप सभी लोग, जो ये पृथ्वी है ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, ये आपके जीएस के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं पढ़ा रहा हूं रीजनिंग। ठीक है, पृथ्वी जो है ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, लिखिए यहां पर 365 दिन एग्जैक्ट डेटा ये है। क्योंकि जो पॉप ग्रेगोरियन थे उन्हीं के आधार पर बताया गया कि जो पृथ्वी है ये 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। ठीक है, 6 घंटे का समय लेता है कितने दिनों में, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए 1 वर्षों में। हम ये कह सकते हैं, साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलेंगे रेवोल्यूशन, हिंदी में बोलेंगे प्रतिक्रमण करने में, पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमण करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है 1 वर्षों में। क्योंकि हमारे यहाँ 1 वर्ष जो होता है 365 दिन का होता है, बल्कि हमारे ही यहाँ नहीं, इस पृथ्वी पर 365 दिन का 1 साल होता है। ठीक है, यहां तक ये बेस आप समझिएगा। तो यहां तक आप सभी लोगों को अगर हो गया होगा क्लियर, तो मैं बात करता हूं अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, अब देखिए ईयर, नोट्स इसी प्रकार से बनाइएगा। यकीन मानिए अगर पढ़ते हैं आप हमारे साथ, इस प्रकार से आप यूं ही बैठ जाएंगे पढ़ाने के लिए। ठीक है,
अगर मैं ईयर की बात करूं, वर्षों की, तो वर्ष को यहां से हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। यानी यहां पर हम जो रीजनिंग पढ़ रहे हैं इसमें हम वर्षों को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। डिवाइडेशन देखिए इसका, ठीक है। पहला क्या होगा, आपने डिवाइडेशन तो कर दिया वर्षों का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। एक मिनट रुकिएगा जरा आप सभी लोग, थोड़ी सी समस्या हो रही है, एक मिनट। हाँ, अब वर्षों को हमने दो भागों में जब बांट दिया, तो पहला वर्ष यहां पे हम पढ़ेंगे नॉर्मल ईयर। दूसरा जो हमने बांटा है इसको इसको हम पढ़ेंगे लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब हो गया अधिवर्ष। अधिवर्ष हो गया लीप ईयर का मतलब। नॉर्मल ईयर का मतलब हो गया यहां से सामान्य वर्ष। ये हो गया सामान्य वर्ष। अब देखिए यहां से हम आप सभी लोगों को यहां पर बताएंगे कि नॉर्मल ईयर और लीप वर्ष में अंतर क्या है। यहां बनाइए आप सभी लोग। एन वाई का मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता हो गया है एन वाई का मतलब नॉर्मल ईयर। इसको हम बोलेंगे सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष। दूसरा हमने डिवाइड किया है लीप वर्ष में, लीप ईयर, अर्थात इसको हम बोलेंगे अधिवर्ष। अब डिफरेंस देखना है एक एक चीजों का यहां से। डिफरेंस देखना भाई यहां से। अब मैं अगर यहां पे बात करूं कि नॉर्मल ईयर की पहचान हम कैसे करें, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि रीजनिंग में अगर कैलेंडर में अगर यही सब आप चीज छोटी छोटी, ये थ्योरी है भाई, ये थ्योरी में पढ़ा रहा हूं आपको। अगर मैं चाहता तो डायरेक्टली मैं आपके सामने क्वेश्चन लगाता और आपको क्वेश्चन बता देता, लेकिन ये थ्योरी आपको कहीं नहीं बताई जाएगी ऑफलाइन में खास करके, ठीक है। तो ये नॉर्मल ईयर जो है, नॉर्मल ईयर की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं 365 दिन, ठीक है। नॉर्मल ईयर जो है, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर में, एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर में 366 दिन। अब देखना 365 दिन तो इसमें हो गया, 366 दिन इसमें हो गया। इसका रोल क्या है, रोल समझना इंपॉर्टेंट है। आपने बस यूं बता दिया, लेकिन समझाओ तो 365 क्यों, 366 दिन क्यों, क्यों आपने लीप वर्ष मान लिया, उसको सामान्य ही वर्ष मानिए ना भाई, जो है शो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पे समझिए कि सामान्य वर्ष में जो फरवरी का महीना होगा वो 28 दिन का होगा। नोट करिए इसको। हमने बताया कि सामान्य वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होगा, 28 डेज। और जो लीप वर्ष आप देख रहे हैं, लीप वर्ष में फरवरी का महीना वो 29 दिनों का होगा। कितने दिनों का, 29 दिनों का होगा, ठीक है। उसके बाद और भी पॉइंट जानिए। अगर मैं बात करूं कि अगर 365 दिनों में से मैं ये बताऊं कि एक सामान्य वर्ष में कितने सप्ताह पड़ेंगे, अर्थात 7 दिनों का एक समूह जिसको हम बोलते हैं सप्ताह, तो 365 दिनों में कितने सप्ताह पड़ेंगे, तो आप सभी लोग यहां पर नोट कीजिए 52 वीक, अर्थात 52 सप्ताह, 52 सप्ताह, एंड 1 डे, 1 ओड डेज। यहां से मैं कह सकता हूं विषम दिन, एक विषम दिन और 52 सप्ताह। अब इसका रोल क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे हमको सप्ताह को निकालना।
ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या रूल होगा, भाई वही सिस्टम होगा, लेकिन क्योंकि इसलिए कि भाई यहाँ पे 366 दिन थे और यहाँ पर 365 दिन थे। 365 दिन में एक ओड डेज आ रहे हैं, तो 366 दिन में 2 ओड डेज आएंगे, अर्थात 2 एक्स्ट्रा डे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर 52 सप्ताह एंड 2 विषम दिन, 2 विषम दिन। तो यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। अब मोस्टली इंपॉर्टेंट ये है कि आपने ये बता दिया कि 52 वीक और एक ऑड डेज हैं। हाँ, 52 वीक एक ऑड डेज का अर्थ क्या है यहां पर। अगर कलर को चेंज करता हूं मैं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं बात करूं 365 दिन, क्योंकि एक सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं, अगर 7 का मैं डिवाइड करूंगा 365 में, तो 7 चौको 28, 7 पांजा 35, कितने बचे 1, टोटल यहाँ पे शेष कितने आ गए, रिमाइंडर 15 आ गया। क्योंकि अभी 7 चला जाएगा, यहां से 7 का डिवाइड हो जाएगा 15 में, तो 7 दूनी 14, अर्थात 1, ये जो रिमाइंडर आ रहा है हमारा, जो शेष आ रहा है, यही हमारा एक दिन विषम हो जाएगा। यही लॉजिक सेम इसमें है। अगर आप 7 का भाग देंगे 366 दिन में, तो 52 सप्ताह आ जाएगा और विषम दिन 2 आएंगे इस लीप वर्ष में। तो यहां तक आप सभी लोगों को कोई समस्या नहीं रही होगी। तो चलते हैं हम अगले और, कि आपने बता दिया नॉर्मल ईयर, तो बता दिया इतने इतने दिनों का तो आपने बता दिया, लेकिन आपने अभी ये नहीं बताया कि नॉर्मल ईयर और सामान्य वर्ष, अर्थात सामान्य वर्ष और लीप वर्ष को हम किस प्रकार से पहचानेंगे अगर हमारे एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा तो चलिए उसी और हम चल रहे हैं। तो यहां से मैं करता हूं इरेज। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, नोट्स बनाइएगा जरूर। ठीक है, तो यहां पे आप सभी लोग हेडिंग बनाइए कि नॉर्मल ईयर और एल वाई का मतलब लीप ईयर को कैसे पहचाने। यानी नॉर्मल ईयर और लीप वर्ष को हम कैसे पहचाने, तो उसको पहचाने कैसे हम, तो चलिए हम पहचान आपको बता रहे हैं ना। अभी आप कुछ ही देर में आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये पहचान होती है एक सामान्य वर्ष में और एक अधिवर्ष में। एक मिनट रुकना जरा, हमें इसकी समस्या बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है यार। हाँ, चलिए कि नॉर्मल ईयर और हम यानी एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर को हम कैसे पहचाने। तो इंग्लिश को लेकर परेशान मत होइएगा, मैं सब कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट अवेलेबल करवाऊंगा और आप सभी लोग नोट्स को बनाते रहिएगा। ठीक है, समझना मेरी बातों को, सुनना मेरी बात। आपके सामने ले रहे हैं हम 2021, ठीक है, और आपके सामने मैं ले रहा हूं 2022 और 2024 और 2025। ठीक है, मैंने आपके सामने कुछ यूं इस प्रकार से लिया है। आप यहां पे ले लीजिए 2023। एक मिनट, 2022 के बाद आएगा 2023, उसके बाद 2024। अब इसमें हम कैसे पहचाने, ठीक है भाई, पहचाने कैसे, क्योंकि ये वर्षों में है, ये वर्षों में है, ये वर्षों में। अभी मैं आपको एक बताऊंगा शताब्दी, जो 100 वर्षों का समूह होता है। ठीक है, हेलो हेलो, ठीक ठीक, शादाब शादाब, थोड़ा बुक चार्जर पहुंचा दो, चार्जर, फोन फोन वाला चार्जर।
ठीक है, अब देखिए हमने आपको बता दिया कि 2021, ठीक है, ये हो गया। अब समझना मेरी बातों को, 2022, 2023, 2024 को यहां से अगर आप सभी लोग चाहें तो एक नोट बना लें। नोट वो है, एक मिनट, नोट बनाइएगा इस प्रकार से, हम हम एक मिनट यार, अगर वर्षों में, अगर वर्षों में हमें दिया रहे, अगर वर्षों में हमें दिया रहे तो हम कैसे पता कर पाएंगे ये एक सामान्य ईयर है या एक ये लीप ईयर है? तो इसका निर्धारण हम कह सकते हैं, यही वर्षों पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर शताब्दी आएगा तो मैं उसमें आपको अलग बताऊंगा। तो अगर वर्षों में हमें दिया रहे वर्ष, तो हम 4 से भाग देकर पता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है। इंपॉर्टेंट, हम बता सकते हैं अगर वर्षों में दिए, भाई ये वर्षों ही तो है। अब देखिए इसमें मैं 4 का, इसमें से भाग कर रहा हूं, ठीक है, 4 का भाग, सभी में 4 का भाग, यहां से आपको मालूम चल जाएगा कि लीप ईयर कौन है, ठीक है। 4 से भाग देकर हम लीप ईयर और नॉन ईयर का पता करते हैं। उसके बाद पॉइंट नोट कीजिए, अगर 4 से पूरा पूरा, 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए या 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, चला जाए, तो हम उसे, बताइए, तो हम उसे क्या मानेंगे? तो हम उसे लीप वर्ष, लीप वर्ष कहेंगे और मानेंगे भी, ठीक है। यहां तक तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब आप 4 से भाग करके दिखा दीजिए हमें, 4 से भाग करके। एक पॉइंट इसमें मिस हो रहा है, शायद ही उसमें से बहुत से लोग होंगे जो पकड़ लिए होंगे कि भाई हम 4 से सब में गुणा, 4 से हम सब में भाग क्यों करें, बताइए। तो यहां पे एक नोट बनाइए, अगर वर्ष दिया है तो अंतिम के 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक, अंकों से हम पता कर सकते हैं, हम पता करेंगे। दो डिजिट कहां पे है ये देखिए, लास्ट के दो डिजिट, तो मैं भाग दे रहा हूं, 4 पंजे 20, ये पूरा का पूरा नहीं जा रहा है, 4 पंजे 20 और एक शेष आ रहा है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं ये नॉर्मल ईयर है, 100% मैं कह सकता हूं ये नॉर्मल ईयर है, ठीक है। 2022 को आप डिवाइड करके देखिए, तो 4 पंजा 20, 2 शेष बच रहा है, ये भी नॉर्मल ईयर है। हमने, क्योंकि आपको मैं बता दिया हूं कि 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए तो हम उसे लीप ईयर कहेंगे, अगर 4 से पूरा का पूरा भाग ना जाए तो उसे हम बोलेंगे नॉर्मल ईयर अर्थात सामान्य वर्ष। इसमें भी आ रहा है 4 पंजे 20, 4 छक्के 24 अर्थात 4 पंजे 20, 3 यहाँ पे और डेज आ रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा नॉर्मल ईयर। अब यहाँ पे देखिए 4 छक्के 24,
ये पूरा का पूरा चला जा रहा है 6 बार, ठीक है, पूरा का पूरा चला गया, इसमें कोई विषम दिन नहीं आया। इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं ये हमारा लीप ईयर है, लीप वर्ष, इसको हम हिंदी में नाम देते हैं अधिवर्ष। तो होप कि आप सभी लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने आपको यहां बताया है वर्षों में। अब मैं बात करूंगा सेंचुरी की, ठीक है, अब मैं सेंचुरी की बात करूंगा कि सेंचुरी में हम क्या 4 का भाग देकर पता कर सकते हैं कि ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो चलिए हम देखते हैं। उसके बाद हेडिंग बनाइए आप सभी लोग यहां पर। दूसरा हेडिंग है आपका यहां पर, नोट्स भाई बनाते रहिएगा, मैं बार बार यही बोलूंगा। अगर मैं दूसरा बात करूं, 1 मिनट यार, समस्या बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है आज। हाँ, अब हेडिंग बनाइएगा आप सभी लोग, सेंचुरी ईयर। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का मतलब होता है, साफ मतलब होता है, यहां पर नोट कीजिए, 100 सालों का ग्रुप। 100 सालों का एक ग्रुप, उसी को ही हम बोलते हैं शताब्दी। हेडिंग बनाइए आप इस प्रकार से। देखिए हमारी हेडिंग है ना, तुरंत बन जाती है। आप सभी लोग क्या किया करें पता है, मैं इस अनुभव से गुजर चुका हूं। आप वीडियो को पॉज किया करें और इस प्रकार से हेडिंग, हमारी हेडिंग तो बन जा रही है, लाइन भी हम खींच ले रहे हैं, ठीक है। बताइएगा आप सभी लोग देखिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप सभी का इस चैनल का अभी प्रचार प्रसार चल रहा है। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हमारे प्रचार से यहाँ तक पहुंचे होंगे। तो मैं उन सभी भाइयों से, उन सभी बिंदुओं से, जो भी बंधु हमारे जुड़े हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से अपने चैनल पर बिल्कुल इस्तेकबाल करता हूं। और इसी प्रकार से कंटेंट आपको हमेशा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपसे कुछ लूं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। और पूरे यूट्यूब पर कहीं भी इस प्रकार का कंटेंट आज तक नहीं दिया गया है। आप देखेंगे अगर मिल रहा है वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर बैठे हुए हैं और वही वही कराया जा रहा है, और यही आज की कोचिंगों का हाल है, सत्य अगर मैं बताऊं आपको तो सेंचुरी ईयर की मैं बात कर रहा था। तो आप ही मेरे क्या हैं, क्योंकि आपका जैसे मौलिक अधिकार जैसे सबका संविधान में दिया गया है, आर्टिकल सॉरी पार्ट नंबर 4 दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में बात की गई है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आप सभी लोगों, ये मानिए आपकी भी ये एक ड्यूटी होती है कि आप इसको रोज क्लास अटेंड करें, रोज क्लास अटेंड करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़िए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़िए। ये मेरा नैतिक कर्तव्य है और आपकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। चलिए मैं आपको बात करता हूं, आगे की बात बताता हूं, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अगर शताब्दी वर्षों की बात कर रहे हैं आप, आपने यहां बता दिया 100 सालों का एक समूह, इसका मतलब क्या हुआ, जरा आप साफ शब्दों में समझाइए ना हमें। देखिए मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लूंगा जिसमें मैं कह सकता हूं 1700, 1800, 1900, 2000, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं और भी लेता हूं 2100, 2200, 2300, 2400। तो अब यहाँ पे लॉजिक क्या है कि अगर हमारे सामने या हमारे एग्जाम में इस वर्षों के बजाय अगर ये सेंचुरी वर्ष दे दे, हमें सेंचुरी अगर दे दे, शताब्दी वर्ष दे दे, तो हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं ये, तो पहचाने कैसे हम इसको। चलिए हम बता रहे हैं आपको, पहचानेंगे कैसे आप। 1 मिनट, यहां पे लिखिए आप पहचान।
सुनना मेरी बातों को गौर से। अगर आपको सेंचुरी ईयर दे दे, मतलब मैं कह सकता हूं अगर आपको शताब्दी वर्ष दे दे तो इसको आप पहचानेंगे कैसे? मैं साफ शब्दों में यही कहूंगा, अगर आपको शताब्दी वर्ष दिया जाता है तो आप सभी लोग 400 का भाग दीजिए, 400 का भाग दीजिए पूरे शताब्दी वर्ष में। अगर शताब्दी वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो वह क्या होगा? लीप ईयर होगा। अगर नहीं होगा, अगर 400 से पूरा का पूरा डिविजिबल नहीं हुआ तो वह क्या कहलाएगा? नॉर्मल ईयर, मतलब सामान्य वर्ष। ठीक है, यहां तक पूरा आप गणित समझ गए होंगे। अब चलिए आप बता दीजिए ना, 400 को भाग करके दिखा दीजिए हमारे सामने। क्यों आपने बता दिया, क्या आप करके दिखाएंगे नहीं? बिल्कुल जी, हम आपको करके दिखाएंगे भी, एक एक स्टेप। चार सौ। अब 400 का भाग करके देखिए, क्या ये जा रहा है? तो मैं कह सकता हूं 4 चौको 1600, 4 चौको 16 अर्थात 1600 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 100 दिन तो एक्स्ट्रा बच रहे हैं, इस प्रकार से ये तो लीप वर्ष नहीं हो सकता। आपने बताया है कि लीप वर्ष की पहचान कैसे होगी? अगर हम शताब्दी वर्षों में 400 का भाग देते हैं, अगर 400 से दिया गया शताब्दी वर्ष पूरी तरह से डिविजिबल अर्थात विभाजित हो जाता है तो हम उसे ही कहेंगे कि ये लीप वर्ष है, अन्यथा उसे हम लीप वर्ष नहीं मानेंगे। ये था साफ शब्दों में। तो 4 चौको 16, एक 100 बच रहा है, इस प्रकार से ये नॉर्मल ईयर है। दूसरा, 4 चौको 16, 200 बच जा रहा है, ये भी लीप ईयर नहीं है, ये नॉन नॉर्मल ईयर है। उसके बाद 4 चौको 16, 300 बच जा रहे हैं, ये भी नॉर्मल ईयर नहीं है। क्या ये नॉर्मल ईयर है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। 4 पंजे 20 अर्थात पूरा का पूरा ये 5 बार जा रहा है, डिविजिबल है, ये 400 से डिविजिबल है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं ये है लीप वर्ष। तो ये पहचान हो गई लीप वर्ष और सामान्य वर्ष की। तो इसके बारे में तो अब आप सभी लोगों को पता ही हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको पहचान बता दिया यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का हमने आपको पूरा का पूरा पहचान दिया, आपको बता। ठीक है, तो सो होप कि आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। तो मैं आपके सामने में कुछ चार्ट लिख रहा हूं, जो चार्ट आपको बताऊंगा, आपसे पूछा भी जाएगा, कुछ कुछ मैं प्रश्नों को आपसे पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। ठीक है, तो यहां तक आप सभी लोग नोट्स बना लिए हों तो मैं यहां से करता हूं इरेज। चलिए अब देखिए कुछ पहचान जो मैं आपसे पूछूंगा। और कृपया करके अपने अनुभवों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा कि अभी आप सभी लोग तैयारी कब से शुरू किए हैं। तो मैं आपको कुछ, हो सकता है मैं कुछ आपको सिलेबस के पार्ट्स डिस्कस करूं, कुछ सिलेबस के नियम बताऊं, किस प्रकार से आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी करनी चाहिए, और वो तैयारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। मैथमेटिक्स की क्लास नहीं चल रही है, मैं बहुत ही शानदार टीचर्स को आपके इस चैनल के माध्यम पर उपस्थित करवाऊंगा। आप बेफिक्र रहिए, परेशान मत होइए। जीएस को लेकर तो बिल्कुल परेशान मत होइए, और रीजनिंग को लेकर तो कतई परेशान नहीं होइए, जो कि मैं स्वयं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है ना? चलिए कुछ पहचान आपसे मैं पूछ रहा हूं।
क्या ये जो मैं जो 100 लिखा हूं 100, क्या ये आप बताइएगा लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? 100। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है सारे के सारे आंसर जो मैं दे रहा हूं यहां पर। क्या 400 लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर? 700 क्या लीप वर्ष है या ये नॉर्मल ईयर है? ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो यहां उद्देश्य मेरा ये था बताने का, सुनना मेरी बातों को गौर से। 100, 200, 300, 400। देखना अभी क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600। इस प्रकार से आगे भी इसी प्रकार से आप मानिएगा। क्या आपको यहां पे नजर नहीं आ रहा है कि 400 वर्षों में क्या आपको यहां से नजर नहीं आ रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, हर 4 वर्षों में एक लीप ईयर आ रहा है जो पूर्ण डिविजिबल है 400 से। तो यहां मैं कह सकता हूं ये सारे के सारे नॉर्मल ईयर, ये भी नॉर्मल ईयर। पहचान तो अब आपको हो गई होगी। और ये है लीप वर्ष जो 400 से पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। अब यहां से एक पॉइंट बनता है आपको बताने के लिए, सुनना मेरी बात को, ठीक है। ये देखना यहां पर इन तीनों में जो फरवरी होगी वो 28 दिन की होगी। और मैं कह सकता हूं इन शताब्दी वर्षों में जो फरवरी होगी वो 29 दिन का होगा, ठीक है। ये मैं आपको शुरू में ही लिखा चुका था। इस प्रकार से आप सभी लोग बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए आज के मैं यहां से यहां तक आपकी थ्योरी हो चुकी है। कुछ क्लासें आपकी अभी और होंगी, लगभग मैं कह सकता हूं कैलेंडर की क्लासें मैं 2 क्लास अभी और लूंगा। तो आज के इस सेशन में मैं आपके सामने कुछ आपके सामने प्रश्नों को बताऊंगा। मैं 5 से 6 प्रश्न आज आपको मैं करवाने वाला हूं। आज जो जितना भी थ्योरी पढ़ाया गया है उसके आधार पर 5 से 6 क्वेश्चनों को मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए रेडी रहिए सवाल का जवाब देने के लिए। और आप सभी लोगों को सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोग पढ़ किससे रहे हैं? मुझसे पढ़ रहे हैं ना। जब कोई डाउट रहेगा तभी तो आप सवाल को नहीं दे पाएंगे। जब मैं कोई डाउट छोड़ूंगा ही नहीं। हाँ, एक बात, अगर आपको कोई डाउट आते हैं, ठीक है, तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया हूं, तो मुझसे संपर्क कर लीजिएगा आप सभी लोग। आज का सवाल नंबर 1, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? मैं बोल दे रहा हूं प्रश्न, आप सभी लोग बताइएगा। मेरा प्रश्न ये है, सुनना मेरी बात, मैं लिख दे रहा हूं पहले। 1800, 2000, 1600 और 1200।
और हमारा सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? क्या ये जो आप बता रहे हैं लीप वर्ष है? जी नहीं, ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष दिया गया है और हमने आपको शताब्दी वर्ष के लिए बताया है कि लीप वर्ष की कैसे पहचान करें। तो हमने बताया है 400 से भाग करके। तो क्या ये 400 से भाग जा रहा है? 4 चौको 16 नहीं जा रहा है, ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, क्या ये लीप वर्ष है? बिल्कुल, 400 से पूरा का पूरा भाग जा रहा है और ये लीप वर्ष है। उसके बाद 1600, ये भी है, 4 चौको 16, ये भी है, 4 तिये 12। इस सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1800। तो दिए गए सभी शताब्दी वर्षों में से 1800 एकमात्र ऐसा शताब्दी वर्ष है जो क्या है? लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं है। अब मैं आपके सामने कुछ टेक्निकल प्रश्न लूंगा जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 2। मैं सवाल को पूरा लिखूंगा यहां से, ठीक है? यदि कोई दीपक नाम का व्यक्ति हो, ठीक है, यदि दीपक 29 फरवरी, आपको अगर फंसाएगा प्रश्न ना, इसी फरवरी में कंफ्यूज करेगा। 29 फरवरी, और क्योंकि आप सभी लोगों को पता हो गया है फरवरी 29 की कब होगी? 29 की तभी होगी जब लीप वर्ष होगा, तब आय, वरना नहीं होगा। यदि दीपक का, ठीक है, दीपक 29 फरवरी 1896, 29 फरवरी 1896 को पैदा हुआ, यदि दीपक 29 फरवरी 1896 को पैदा हुआ, वह अपना जन्मदिन पहला कब मनाएगा? वह अपना जन्मदिन फर्स्ट टाइम कब मनाएगा? देखिए, हमने आपको बताया है, इसको अंडरलाइन बना लीजिए। यदि दीपक का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ है, तो वह अपना जन्मदिन फर्स्ट टाइम कब मनाएगा? अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई 1897 में मना लेगा। क्या वो 1897 में बना सकता है? हमारा तो जवाब है नहीं। ये प्रश्न आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि क्यों नहीं मनाया जाएगा? भाई हमारा जन्मदिन होता है तो हम अगले साल ही तो जन्मदिन को मनाते हैं। लेकिन ध्यान रखो ना भाई, 29 फरवरी तो सिर्फ लीप वर्षों में ही आती है, और लीप वर्षों का पता हम या तो 4 से भाग करके पता कर सकते हैं, या अगर शताब्दी वर्ष दिया है तो 400 का भाग देकर पता कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं, क्या 1897 को मैं 4 से भाग करूंगा तो क्या ये पूरा का पूरा जा रहा है? नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यही तो खेला है भाई। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे दिया होता 28 फरवरी 1896, तो जाहिर सी बात है भाई, तो 28 फरवरी जो है ये, इसका मतलब ये 28 फरवरी 1895 दे दिया होता, तो यहाँ पे 28 फरवरी 1895 दिया होता तो वो अगले वर्ष अपना जन्मदिन मनाता। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ना कि लीप वर्ष जो होता है ये 4 वर्षों के बाद ही तो आता है। हाँ, लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आते हैं। तो 1897 नहीं मनाएगा। क्या वो 1898 में मनाएगा? हमारा जवाब है जी नहीं। ठीक है, हम कहेंगे जी नहीं, 1898 में नहीं मनाएगा। समझना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। क्या वो 1800
क्या वो 1899 में अपना जन्मदिन मनाए? सर आप तो बता दीजिए कि भाई मनाएगा। भाई हम क्यों कहें मनाएगा, इसमें भी नहीं मनाएगा। इसमें भी आप देखिए क्या ये लीप वर्ष है? नहीं है। उसके बाद कहेंगे अब आप कह दीजिए कि इसमें मनाया जाएगा। मैं फिर भी कहता हूं इसमें नहीं मनाया जाएगा। और बताइए आप, क्योंकि ये 1900 लिखा हुआ है, 1900। ठीक है, 1900 एक शताब्दी वर्ष है, 100 वर्षों का एक ग्रुप। तो इसमें 400 का भाग देके देखिए क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है भाई। क्या 1901 में मनाया जाएगा? मैं कहूंगा नहीं। क्या 1902 में मनाया जाएगा? मैं कहूंगा नहीं। क्या 1903 में मनाया जाएगा? मैं कहूंगा नहीं। अब क्या 1904 में मनाया जाएगा? मैं कहूंगा नहीं। जी नहीं, इसमें नहीं नहीं, इसमें मनाया जाएगा। यही तो मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं। 1904 में 100% मनाया जाएगा, क्योंकि 1904 जो आ रहा है, लास्ट के 2 डिजिट को अगर आप 4 से डिविजिबल करेंगे तो 4 से पूर्ण रूप से ये डिविजिबल हो जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जिसका जन्म अगर लीप वर्ष के लीप वर्ष हुआ उस साल, और उसका जन्मदिन 29 फरवरी को हुआ अगर जन्म, तो वो बेचारा अगर बाई चांस अगर बीच में शताब्दी वर्ष पड़ जाती है, जिसमें देखिए एक शताब्दी वर्ष ये पड़ गई, अगर इत्तेफाक से शताब्दी वर्ष पड़ा तो वो बेचारा 8 वर्षों के बाद अपना जन्म दिवस, अपना जन्मदिन मना पाएगा। अन्यथा अगर यही 1900 ना आया होता तो वो 4 वर्षों के बाद अपना जन्मदिन मना लेता, 4 वर्षों के बाद। लेकिन भाई बहुत लफड़ा है इसमें, जिसका जन्म 29 फरवरी को हुआ है लीप वर्षों में, बहुत लफड़ा है इसमें। या तो वो 4 वर्षों के बाद मनाएगा अपना जन्मदिन, या तो फिर मनाएगा 8 वर्षों के पश्चात। यहाँ से आपको कुछ सीख मिली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में कवर कर दिया, ये पहला प्रश्न था। तो यहां से मैं करने वाला हूं इरेज। ठीक है, तो मैं यहां से दूसरा प्रश्न की ओर चलता हूं। दूसरा प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करेंगे, यदि किसी व्यक्ति का जन्म, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यदि किसी व्यक्ति का जन्म कब हुआ है, तो मैं बात कर रहा हूं 1964 के फरवरी महीने में। फरवरी 1964 को हुआ है। ठीक है, फरवरी 1964 को हुआ है। अब यहां से दिमाग आपको क्या लगाना होगा कि क्या 1964 जो आप देख रहे हैं 64, क्या लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं? बताइए। जी हाँ, डिविजिबल हैं। ठीक है, डिविजिबल बिल्कुल हैं। तो मैं कह सकता हूं ये 4 से डिविजिबल हैं। तो यहां पे जब ये लीप वर्ष हो गया, जब 4 से डिविजिबल है तो भाई लीप वर्ष हो गया। तो यहां पर जो फरवरी पड़ने वाली है ये 29 की पड़ेगी। अब यहां पे सीधे शब्दों में लिख लीजिए 1964 में। ठीक है, मैंने बताया किसी व्यक्ति का जन्म अगर 1964 फरवरी 1964 में हुआ, देखिए यहाँ पे फरवरी मेंशन नहीं किया वो। यही तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने वाली बात है भाई। ये आपको मालूम, आपसे देखिए आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट लेना चाहता है कि आपको पता है 29 की होगी कि 28 की होगी। ठीक है, तो फरवरी 1964 को हुआ है। ठीक है, तो सॉरी हाँ, फरवरी के अंतिम दिनों में हुआ है। फरवरी के अंतिम दिनों में अगर हुआ है तो उसके बाद प्रश्न है यहां पर हमारा, तो मार्च 2012 तक वह कितनी बार जन्म दिवस मनाएगा? सुनना मेरी बात को भाई। मार्च 2012 तक कितने बार
वो अपना जन्म दिवस मनाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, आंखें बिल्कुल सामने रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो हमने आपको बता दिया भाई कि आपने देख लिया कि 29 फरवरी, ये बोल दिया है, साफ शब्दों में बोल दिया है कि फरवरी महीने के अंतिम दिनों में हुआ है। तो 1964 को हमने 4 से भाग करके देखा तो ये लीप वर्ष जा रहा है, और लीप वर्ष में फरवरी का अंतिम दिन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बताइए। तो वो 29 दिन का हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिक देखना, यहाँ पे बेसिक, सुनना मेरी बात, 4 वर्षों के बाद ही मनाएगा वो। अब सुनो मेरी बात, 1964 में मनाया वो, तो फिर वो 4 वर्षों की बाद ही तो मनाएगा। ना तो वो 1965 में मना सकता है, ना तो 66 में मना सकता है, ना तो 67 में मना सकता है। इसका वजह यही है कि बाकी अन्य वर्ष क्या होंगे, 4 से डिविजिबल ही रहेंगे, होंगे। उसके बाद आ जाएगा 1968। अब मुझे बात कितनी करनी है, मार्च 1912 तक, सॉरी 2012 तक मुझे बात करना है। उसके बाद मैं कह सकता हूं 1968 के बाद आ जाएगा 1972। 1972 के बाद आएगा 1976। 1976 के बाद आ जाएगा 1980। 1980 के बाद यहां पे आएगा 1984। आप कह रहे होंगे कि आप सभी लोग आप कितना देर में क्यों बता रहे हैं भाई, आप जल्दी से बता दीजिए कि बेसिक तो यही है भाई। अभी मैं आपको एडवांस बता रहा हूं ना, पहले बेस तो देखो। क्यों नहीं हो रहा है उसका रीजन आप लोग ढूंढते नहीं, रीजन ढूंढो। रीजन ढूंढोगे सब कुछ अच्छा होगा, रीजन नहीं ढूंढ पाओगे ना कुछ भी नहीं हो सकता। मैं भी आपको शॉर्ट में से बताता हूं, क्या आप एग्जाम में इस प्रकार से थोड़ी ना करेंगे। 1984 के बाद मैं कह सकता हूं 1988। 1988 के बाद 1992। 1992 के बाद फिर 4 वर्षों के बाद 96। 2000। हमको बात कब तक करना है, 2012 तक। 2004, क्योंकि 4 वर्षों के बाद ही अगर किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी को हुआ ना लीप और में, तो लफड़ा हो गया फिर उसके साथ। 4 सालों के बाद ही 29 फरवरी आएगी। 2008। 2012। देखना यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए आप सभी लोग। 1968 में एक बार बनाया होगा, 1972 में दूसरी बार, 1976 में तीसरी बार, 1980 में चौथी बार, और 1984 में पांचवी बार, 1988 में छठवीं बार, 1992 में सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो मैं कह सकता हूं वो मार्च फरवरी 1964 से लेकर मार्च 2012 तक वो अपना जन्म दिवस 12 बार मनाएगा। सोचो भाई, कोई व्यक्ति 1964 से उसका जन्मदिन हुआ, तो 1964 से मैं 6 इसमें लेता हूं, 70 हो गया, 30 पूरा का पूरा इधर हो गया, और 12 वर्ष इधर हो गए, तो 6 2 8, 48 वर्षों में देख रहे हैं आप। अब अगर हमारा जन्म 28 फरवरी को हुआ होता, 28 फरवरी को, तो 28 फरवरी में मैं लगभग 48 टाइम मैं अपना जन्म दिवस मनाता। यदि मेरा कोई दोस्त होता उसका बाई चांस अगर 29 फरवरी को पड़ जाता किसी लीप वर्ष में, तो वो सिर्फ 12 बार ही अपना जन्म दिवस मना पाता। चलो अच्छा होता भाई, इसका पैसा बच जाता इसका पैसा बचता उसके पास, ठीक है ना। चलिए, अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अब सर आप ये बताइए इसका शॉर्ट मेथड क्या है। हम शॉर्ट मेथड करना चाहते हैं, बेसिक तो हमको मालूम हो गया,
शॉर्ट मेथड बता दीजिए आप। शॉर्ट मेथड देखिए 1964 से लेकर 2012 तक ही तो पूछा है ना, इसमें कितने सालों का अंतर दिख रहा है आपको? तो मैं कह सकता हूं 48 साल लग रहे हैं। और आपको भली भांति मालूम है कि हमको ये पता हो गया है कि हर 4 वर्षों के बाद, सुनना मेरी बात को, हर 4 वर्षों के बाद एक लीप ईयर आता है। तो क्यों ना हम इसमें 4 का डिवाइड करें और डायरेक्ट मालूम कर लें। 4 एकम नम 4, 4 दूनी 8, इस टाइम हो जाएगा 12 बार जन्म दिवस को मनाएगा। अब सुनो मेरी बात, अगर यहां पर मैं इसको हटाकर, देखिए प्रश्न ये है, अब प्रश्न को मैं चेंज कर रहा हूं कुछ यहां पर, आप सभी लोग चेंज मत करिएगा, समझ लीजिएगा एक बार। जो मैं यहां पे मार्च 2012 लिखा था, अब मैं लिख दे रहा हूं यहां से, एक मिनट, समझना ये बात को। मैं लिख दे रहा हूं जनवरी 2012। अब बता सकते हैं आप कितने टाइम्स आप मनाएंगे अपना जन्म दिवस? ये भाई साहब जो हैं, अब अपना जन्म दिवस मैं कह सकता हूं जनवरी 2012 तक। अब मैं 2012 को काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझसे ये पूछा गया है जनवरी 2012 तक, क्योंकि हमारा जन्म तो हुआ है 29 फरवरी को। 2012 एक लीप वर्ष तो है, लेकिन अगर यहाँ पे फरवरी दे दिया गया होता तब मैं तो इसको ले लेता, अन्यथा ये जनवरी दिया है क्योंकि मुझसे पहले ही पूछ लिया है, मेरा जन्म दिवस होने से पहले ही। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को पूर्ण रूप से हो गया होगा क्लियर। ठीक है, तो आज की क्लास को फिलहाल मैं यहीं तक समाप्त करूंगा और आपसे एक विनती करूंगा कि आप सभी लोग अपने इस चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा हो और हमारे द्वारा जो भी लेक्चर्स दिए जा रहे हैं अच्छा लग रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, और एक बात और, कोई डाउट आते हैं बेहिचक आप मुझे कमेंट बॉक्स में, मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो बहुत से लोग हमारे इस चैनल पर, हमारे इस सोराव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से अपने इस चैनल पर इस्तकबाल करता हूं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारे द्वारा आज का लिया गया जो क्लास था ये कैसे लगा। ठीक है, और जो जो आपसे प्रश्न पूछा गया उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम आपको आगामी क्लास में। इसमें मैं पहले आपको थ्योरी कराऊंगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। ये आपको बेस्ट तरीका है। मैं कोई प्रीवियस, मैं अगर सुनो भाई, मैं अगर चाहता आपके सामने यही प्रश्न लाकर क्वेश्चन सॉल्व करवाता, फायदा क्या है इसका करवाने से क्या फायदा है? क्या मुझे लूटना थोड़ी है भाई किसी को? भाई मैं फ्री दे रहा हूं तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, अच्छी बात है भाई, मैं दे रहा हूं, कम से कम किसी व्यक्ति का भला तो हो जाए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम आपको आगामी क्लास में। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत साथियों।